हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल देवभूमि ज्ञान दर्पण में। तो भारतीय संविधान की जो सीरीज हमारी चल रही थी, इसमें हम देख रहे थे भारत का सांविधानिक विकास, जिसके अंतर्गत हमने 1600 ईस्वी के चार्टर एक्ट से लेकर 1935 तक का जो भारत शासन अधिनियम था, उन सबको कवर कर लिया है। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख लें। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारत शासन अधिनियम, या फिर आप कहें, इसे करेक्ट कर लेना, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की पृष्ठभूमि। जैसा कि 1935 के अधिनियम में भी हमने पहले ये देखा था कि क्या आखिर ऐसी परिस्थितियां रही जिसके कारण भारत शासन अधिनियम 1935 अस्तित्व में आया, उसे लाया गया। तो उसी प्रकार 1947 का जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम था, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस अधिनियम के बाद भारत की जो सत्ता है या भारत का जो प्रशासन था, वो भारतीयों के हाथ में आ गया था और ब्रिटिश राज जो है पूरी तरीके से यहाँ पर समाप्त हो गया। तो इसके लिए क्या क्या परिस्थितियाँ रही, क्या कारण जिम्मेदार रहे जिनकी वजह से ये भारत पर जो स्वतंत्रता अधिनियम है ये अस्तित्व में आया, तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। इसके दो भाग आएंगे। आज के भाग में हम देखेंगे मुख्य क्या क्या पृष्ठभूमियाँ रही, ठीक है, उन सब के बारे में कवर करेंगे, और उसके साथ कुछ एक चीज़ें रह गई हैं, और उसके साथ साथ जो भारत शासन अधिनियम या भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 है, उसको हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो आप सभी के लिए होगी जो भी तैयारी कर रहे हैं, पॉलिटी को समझ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आधुनिक भारत से संबंधित जो टॉपिक हैं, जैसे क्रिप्स मिशन है, कैबिनेट मिशन है, ठीक है, वेवेल योजना है या शिमला समझौता है, ये चीज़ें क्या थी और इनका क्या प्रभाव पड़ा भारत का संविधान बनाने में, भारत में सत्ता हस्तांतरण में, तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसीलिए मैं आप लोगों को सलाह दूंगा, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। उसके बाद आप लोग इनके नोट्स तैयार करें, ताकि आधुनिक भारत से लिंक करते हुए आपका जो टॉपिक है वो यहाँ पे कवर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले देखिए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जो था, इसे पारित करने के लिए तात्कालिक कारण जो थे उनके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इससे पहले हमने 1935 का अधिनियम देख लिया था, उसमें क्या क्या मुख्य प्रावधान किए गए थे, क्या उसकी विशेषताएं थी, सब हम कवर कर चुके हैं। तो इस 1935 के अधिनियम में एक चीज़ रखी गई थी कि यहाँ पर केंद्रों में आपका द्वैध शासन लगाया गया, प्रांतों से समाप्त करके, और इसके साथ साथ जो विधायिकाएँ थी यहाँ पे, ठीक है, यानी कि विधानसभाएँ थी, उनको विस्तारित कर दिया गया। और एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट काम ये हुआ था, प्रांतों से द्वैध शासन समाप्त किया गया तो प्रांतों में स्वायत्त शासन की शुरुआत की गई थी, ठीक है। तो स्वायत्तता या फिर स्थानीय स्वशासन जिसे हम कहते हैं, इसकी शुरुआत 1935 में हो गई थी। इसीलिए यहाँ पर प्रशासन को सही तरीके से चलाने के लिए 1937 में चुनाव कराना आवश्यक हो गया था, ठीक है। तो यहीं से हम लोग शुरुआत करेंगे, जहाँ जिससे कि आपका 1947 का जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आएगा, उसकी पृष्ठभूमि तैयार होगी। तो चलिए बात करते हैं 1937 के प्रांतीय चुनाव के बारे में। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रांतीय, ठीक है, यानी कि ये जो चुनाव हुए ये आपके ब्रिटिश भारत के जो प्रांत थे उनके अंदर कराए गए। कारण क्या था? 1935 के अधिनियम में प्रांतों को स्वायत्तता दे देना या प्रांतों में स्थानीय स्वशासन की स्थापना करना, ठीक है। तो ये भी प्रश्न बनता है, ध्यान में रखना। तो पहला फैक्ट है, भारत शासन अधिनियम 1935 के अधीन फरवरी 1937 में 11 जो ब्रिटिश प्रांत थे, इनमें प्रांतीय चुनाव कराए गए, ठीक है। इसका क्या प्रभाव पड़ा, क्या रिजल्ट रहा, उसकी बात करें तो कांग्रेस ने 5 प्रांतों, मेनली मद्रास, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत, इनमें पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखना। सीधे क्वेश्चन बनेगा कि 1937 के प्रांतीय चुनावों में कांग्रेस ने कितने प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया? तो केवल 5 प्रांत थे जिनमें पूर्ण बहुमत इन्हें प्राप्त हुआ। इसके बाद बम्बई प्रांत में भी इन्होंने बहुमत प्राप्त किया, लेकिन वो पूर्ण बहुमत नहीं था। बट यहाँ पर बहुमत है, इसीलिए बम्बई को मिलाते हुए और 5 प्रांत ये हो गए, कुल 6 प्रांतों में कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई। और ये प्रश्न पहले बन चुका है, 1937 के चुनाव के बाद कांग्रेस ने कितने प्रांतों में अपनी सरकार बनाई थी? 6 प्रांतों में। लेकिन पूर्ण बहुमत कितने प्रांतों में था? केवल 5 प्रांतों में, ठीक है। आगे चलते हैं। पंजाब वाला जो क्षेत्र था उत्तर पश्चिम में, यहाँ पर यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार बनी, जबकि बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग ने गठबंधन किया था। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखना, क्योंकि बंगाल जो है उस समय एक तरीके से भारत का मेन शासन का केंद्र था। 1911 तक ये भारत की राजधानी भी रही, ये आप लोगों को पता होगा, ठीक है। अंग्रेजों ने यहीं पर अपनी सत्ता का सबसे ज़्यादा विस्तार किया था। तो यहाँ पर कृषक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग जो है, इनकी गठबंधन की सरकार गठित हुई थी। आगे देखें,
उत्तर प्रदेश जो था संयुक्त प्रांत, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा था। तो यहाँ पर कांग्रेस ने अकेले सरकार बनाई, अर्थात कांग्रेस के जो सबसे ज़्यादा वोट मिले या कांग्रेस की सबसे ज़्यादा जो सीटें जीती गई वो संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश में जीती गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या सरकार रही, क्या उसका ढांचा रहा, उसकी बात करते हैं। तो मुख्यमंत्री बनाया गया था गोविंद बल्लभ पंत को। ये उत्तराखंड के व्यक्तित्व हैं, इसलिए उत्तराखंड के निवासियों के लिए गर्व की बात है कि स्वतंत्र भारत जब हो रहा था, ठीक है, वहाँ पर जब पहली बार प्रांतीय चुनाव होकर संयुक्त प्रांत में एक सरकार गठित हुई तो उसके पहले मुख्यमंत्री बने गोविंद बल्लभ पंत जी। यहाँ पर विधि और न्याय मंत्री इन्हें बनाया गया KN काटजू को, और वित्त मंत्री की बात करें तो रफ़ी अहमद किवदई को। आपने इससे पहले पढ़ा होगा कि जो अंग्रेज यहाँ पर आए, इनका मुख्यतः जो काम था यहाँ पर वो था पैसा कमाना। ठीक है, यानी कि व्यापार से या किसी भी तरीके से पैसा कमाना। तो पैसा कमाने के लिए इन्होंने यहाँ पे न्याय व्यवस्था ही बनाई, कुछ कानून बनाए, विधि बनाई। तो ये मेनली अंग्रेजों के पास रहता था। लेकिन जब प्रांतीय चुनाव हुआ 1937 में, तो यहाँ देखिए संयुक्त प्रांत में विधि और न्याय का जो मामला है वो भारतीय को दिया गया है, KN काटजू को, और वित्त मंत्री जो बनाए गए हैं रफ़ी अहमद किवदई को। तो ये दोनों विभाग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे, इसलिए मैंने यहाँ इन्हें कवर किया हुआ है। मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है, आगे चलते हैं। लगभग 28 महीने शासन करने के बाद अक्टूबर 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 8 प्रांतों में 2 कारणों से सामूहिक त्यागपत्र दे दिया। तो क्यों यहाँ पर जो है कांग्रेस सरकार ने, जबकि उसका इतना अच्छा चल रहा था, बढ़िया सरकार चल रही है, बहुमत है, पूर्ण बहुमत, उसके बाद भी अक्टूबर 1939 में कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया और सामूहिक रूप से त्यागपत्र दिया गया 8 प्रांतों में। ठीक है, तो बहुत बड़ी बात होती है। क्या इसके कारण रहे? 2 कारण मुख्य थे। कौन कौन से? पहला तो यह है कि बिना कांग्रेस या फिर हम कह सकते हैं बिना भारतीयों के सहमति के भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लेना। आप लोग जानते हैं 1939 से लेकर 1945 तक के आसपास यहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध चला। ठीक है, तो इस दौरान अंग्रेज़ों को चाहिए था कि भारतीय उनका सहयोग करें। अंग्रेजों ने भारतीयों से परमिशन नहीं ली। कांग्रेस जो संस्था गठित की गई थी भारतीयों का प्रतिनिधित्व करने के लिए, उससे कोई परमिशन नहीं लेगी और भारतीयों को सीधे झोंक दिया द्वितीय विश्व युद्ध में। इस कारण से कांग्रेस नाराज हुई और उसने त्यागपत्र दिया। दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण था वो था कि युद्ध के बाद भारत की स्वतंत्रता की मांग की उपेक्षा किया जाना। भारतीयों ने एक शर्त रखी कि हम युद्ध में आपका सहयोग करेंगे, लेकिन युद्ध के बाद हमें पूर्ण तरीके से यहाँ पर स्वतंत्र बना दिया जाएगा, अर्थात हमें डोमिनियन स्टेट के रूप में नहीं रखा जाएगा, एक औपनिवेशिक राज्य नहीं बनाया जाएगा जिसमें कि ब्रिटिश संसद का जो है हस्तक्षेप हो। लेकिन जो ब्रिटिश सरकार थी उसने इस बात को नहीं माना, साफ साफ ठुकरा दिया या उपेक्षा की। तो इसीलिए ये 2 महत्वपूर्ण कारण हैं जिसकी वजह से कांग्रेस ने सामूहिक रूप से 8 प्रांतों में इस्तीफा दिया। ध्यान रखना कितने प्रांतों में? 8 प्रांतों में। ब्रिटिश भारत में 11 प्रांत उस समय हुआ करते थे। ठीक है, आगे चलते हैं। कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा त्यागपत्र दिए जाने के बाद मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? 22 दिसंबर 1939 को। क्यों बनाया गया था? कांग्रेस द्वारा सामूहिक त्यागपत्र दिए जाने के कारण। क्योंकि मुस्लिम लीग समझती थी कि पूरे भारत में कांग्रेस का राज चल रहा है और जो भारतीयों के लिए जो भी सुविधाएं आ रही हैं, जो भी कानून बन रहे हैं, वो कांग्रेस के सहयोग से ही बन रहे हैं और जो मुस्लिम लोग हैं इन्हें कोई अधिकार नहीं मिला, इसलिए ये इनके विरोधी हो गए थे। ठीक है, कांग्रेस के विरोधी थे एक तरीके से। इसी कारण जब कांग्रेस ने सामूहिक इस्तीफा दिया तो मुस्लिम लीग के द्वारा 22 दिसंबर 1939 के दिन मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हैं इनके द्वारा मुस्लिम लीग का समर्थन किया गया था। तो ये प्रश्न बना हुआ है, इसलिए यहाँ ऐड किया गया है। तो ध्यान रखना किसने समर्थन किया था मुक्ति दिवस का? भीमराव अंबेडकर जी ने। अब यहाँ पर कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया भाई, और जबकि यहाँ पर स्थानीय स्वशासन की शुरुआत हुई थी, बहुत अच्छा यहाँ पे सरकार चल रही थी, 28 महीने से वो यहाँ पे सारा प्रशासन चला रही है, लेकिन अचानक इस्तीफा दे दिया तो बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई और भारतीयों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है अभी द्वितीय विश्व युद्ध में। तो इसके लिए अंग्रेज सरकार जो है एक प्रस्ताव लेके आई अगस्त 1940 में, जिसे अगस्त प्रस्ताव के रूप में जाना जाता है। तो अगस्त प्रस्ताव के क्या महत्वपूर्ण बिंदु थे उन पे बात करें तो अगस्त प्रस्ताव लाने के 2 प्रमुख कारण यहाँ पर हैं। ठीक है, पहला है कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्यागपत्र से उत्पन्न संवैधानिक संकट। अब सरकार ने त्यागपत्र दे दिया, वो भी 8 प्रांतों में एक साथ, तो बहुत बड़ा संवैधानिक संकट अंग्रेजों के सामने खड़ा हो गया था। लेकिन अंग्रेज अभी इसे सुलझाने के पक्ष में नहीं थे, या फिर आप कह रहे हैं कि उनकी स्थिति सही नहीं थी सुलझाने के लिए, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है और बहुत सारे देश उस पर अटैक कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे देशों का दबाव है। और दूसरा, युद्ध में भारतीय सहयोग की आवश्यकता उन्हें थी। तो इन्हीं दोनों के चलते
एक तो संवैधानिक संकट, उसे संभाल पाना मुश्किल हो रहा था, दूसरा युद्ध में सहयोग की भी आवश्यकता थी। तो इन्हीं कारणों के चलते भारतीयों को फिर से एक लालच देने के लिए एक प्रस्ताव लाया गया, जिसे अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है। तो ये जो अगस्त प्रस्ताव है कौन लाया, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखना। वॉइसरॉय जो तत्कालीन थे लॉर्ड लिनलिथगो, इनके द्वारा 8 अगस्त 1940 को ये प्रस्तुत किया गया, इसीलिए इसे अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है। तो ध्यान रखना, अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा लाया गया था। इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए थे, देखिए कैसे भारतीयों को एक तरीके से लालायित किया गया था, तो उस पर बात करें। पहला है गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में और अधिक संख्या में भारतीयों का शामिल किया जाना। इनने सीधी बात कही कि भैया गवर्नर जनरल की जो परिषद है इसमें हम और सारे भारतीयों को शामिल करेंगे, जिससे कि भारतीयों के लिए जो कानून बनेंगे वो भारतीयों के पक्ष में हो। दूसरा, एक युद्ध सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। कई बार एग्जाम में बन चुका है प्रश्न, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, नोट कर लेना अच्छे से, ठीक है, कि किस निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत युद्ध सलाहकार परिषद का गठन किए जाने का प्रावधान था, पूछा जाएगा। आपके अधिनियम दे दिए जाएंगे, तो आपने ध्यान रखना है अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा, ठीक है। तो युद्ध सलाहकार परिषद आप लोग ऐसे लिंक करें कि 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, उसी टाइम पे युद्ध सलाहकार परिषद गठित की गई होगी, ठीक। आगे चलते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण एक चीज़, इसमें दो ही महत्वपूर्ण फैक्ट हैं अगस्त प्रस्ताव में, एक तो युद्ध सलाहकार परिषद का गठन करना, और दूसरा क्या है, इन्होंने एक बात कही कि भारत का संविधान बनाना भारतीयों का स्वयं का अधिकार होगा और ये जिम्मेदारी भारतीयों की होनी चाहिए। ये प्रश्न यूपीएससी में पूछा जा चुका है, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखें, आपको मिल जाएगा। तो ये बिल्कुल ऐसा ही वहाँ पे लिखा हुआ था, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसा ही कॉपी किया हुआ है कि भारत का संविधान बनाना भारतीयों का स्वयं का अधिकार और जिम्मेदारी होनी चाहिए। ये बात किस में कही गई थी, अगस्त प्रस्ताव में। तो इससे थोड़ा सा प्रभाव पड़ा भारतीयों पर कि हमें अपना संविधान बनाने का अधिकार मिल जाएगा। आगे, युद्ध की समाप्ति पर भारत में औपनिवेशिक स्वराज स्थापित किया जाएगा। इस अगस्त प्रस्ताव के फेल होने की जो मेन वजह थी, मेन जो रीजन था, वो यही था कि यहाँ पे भी क्या कहा गया, युद्ध समाप्त होने पर भारत को औपनिवेशिक स्वराज दिया जाएगा, ना कि पूर्ण स्वराज। तो इसीलिए इसका विरोध हुआ था, ठीक। अब क्यों हुआ था विरोध, क्योंकि कांग्रेस जो थी वो भारत की पूर्ण स्वतंत्रता की बात कर रही थी, तो कांग्रेस की स्वतंत्रता से कम समझौता नहीं चाहती थी कांग्रेस। वहीं मुस्लिम लीग क्या चाह रही थी, भारत का विभाजन करके मुस्लिमों के लिए अलग राष्ट्र बने। तो ये दो कारण थे और इन दोनों की ही बात इस अगस्त प्रस्ताव में नहीं थी। इस कारण से अगस्त प्रस्ताव जो है अपने आप में असफल रहा, या भारतीयों को संतुष्ट करने में आप कह सकते हैं फेल हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद क्या किया गया, जब अगस्त प्रस्ताव भी फेल हो गया और अंग्रेज अगस्त प्रस्ताव ला रहे हैं और उसमें बात क्या कर रहे हैं कि हम आपको डोमिनियन स्टेट बनाएंगे, यानी कि अधिराज्य, या आप कह सकते हैं एक तरीके से उत्तरदायी शासन यहाँ पे स्थापित करेंगे, भारत को पूर्ण स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। तो इसके विरोध में यहाँ के जो व्यक्ति थे, जैसे मेनली हम कहें महात्मा गांधी जी, इनके द्वारा एक सत्याग्रह यहाँ पर आयोजित किया गया, जिसे व्यक्तिगत सत्याग्रह कहा जाता है। इसके बारे में सभी ने पढ़ा होगा, तो हम देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो एग्जाम में बन सकते हैं। पहला है, कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव के विरोध में तथा युद्ध से अपने को अलग साबित करने के लिए, इन्होंने साफ साफ बात कही कि हम बिना मर्जी के, हमसे पूछे बिना हमें आपने युद्ध में शामिल किया, तो हम इस युद्ध से अपने आप को अलग करते हैं। और दूसरा, अगस्त प्रस्ताव जो आप लेके आए, इसमें भी भारत को आप डोमिनियन स्टेट बना रहे हैं, अधिराज्य बना रहे हैं, पूर्ण स्वतंत्रता नहीं दे रहे हैं। तो इसके विरोध में कांग्रेस ने क्या किया, व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया। व्यक्तिगत सत्याग्रह कब प्रारंभ किया गया, क्वेश्चन बनेगा 1940 में। ये आधुनिक भारत में आपके टॉपिक आते हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन ये टॉपिक कहीं ना कहीं संवैधानिक इतिहास से जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं यहाँ पे भी आपको कवर करा रहा हूँ, ताकि आपकी आधुनिक भारत और पॉलिटी दोनों ही कवर हो जाएँ। तो अगर आपको वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस विचारधारा के पोषक गांधी जी थे। तो ये जो व्यक्तिगत सत्याग्रह है, वैसे भी सत्याग्रह के जनक गांधी जी ही माने जाते हैं, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह भी इन्होंने चलाया। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसके प्रथम सत्याग्रही कौन बने, ठीक है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। आगे हम देखेंगे, आचार्य विनोबा भावे थे। तो इसकी शुरुआत, सब कुछ यहाँ से पूछा जाता है व्यक्तिगत सत्याग्रह से, आपके हिस्ट्री में भी, तो इसको क्लियर कर लें। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को हुई है। कहाँ से शुरू किया गया, पवनार आश्रम, महाराष्ट्र से, ठीक है। तीसरी बात, प्रथम सत्याग्रही कौन बने, आचार्य विनोबा भावे बने, और दूसरे सत्याग्रही बने जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है कि तीसरे सत्याग्रही कौन थे, तो ध्यान रखना, ऐड कर सकते हैं सरदार पटेल, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल तीसरे सत्याग्रही बन के आए, ठीक, जबकि पहले और दूसरे थे विनोबा भावे और जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह क्या था, व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान ऐसा किया जा रहा था कि सामूहिक रूप से जो है, जो ब्रिटिश सरकार है, इसका विरोध न करके
प्रत्येक व्यक्ति अपने स्तर से सरकार के असहयोग करे, सरकार को किसी भी तरीके की हेल्प ना करे, ठीक है। तो वही था आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह। इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, इससे पहले एग्जाम में बन चुका है, तो इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। कौन सा आंदोलन है? दिल्ली चलो आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह, ठीक है। तो ये था व्यक्तिगत सत्याग्रह। इसके विरोध में, या हम कह सकते हैं कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रत्युत्तर में अंग्रेजी सरकार ने खुद को बचाने के लिए, खुद को सही साबित करने के लिए या भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए एक मिशन लेके आए जिसे क्रिप्स मिशन कहा जाता है। और ये मिशन आया आपका 1942 में, ठीक। हम सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं क्रोनोलॉजिकली, तो आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी, इनको कनेक्ट करते हुए चलना है। अब देखें, तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल, ये जो विंस्टन चर्चिल हैं, ध्यान रखना, ये बिल्कुल भी इस पक्ष में नहीं थे कि भारत को पूर्ण स्वतंत्रता दी जाए। लेकिन इसके बाद जब इंग्लैंड में दोबारा से चुनाव हुए 1945 में, आप देखेंगे, और उसके बाद यहाँ पर लेबर पार्टी की सरकार बनती है, ठीक है, जो कि अपने आप में उदारवादी दृष्टिकोण की सरकार थी। और इसमें प्रधानमंत्री बनाया गया क्लीमेंट एटली को। आपने एटली नाम सुना होगा, ठीक है। क्लीमेंट एटली को यहाँ पे प्रधानमंत्री बनाया गया। तो इन्होंने क्या किया, ये जो है भारत को स्वतंत्र कराने के पक्ष में थे, तब जाके भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित हो पाया, ठीक है। अगर विंस्टन चर्चिल रहते तो शायद नहीं हो पाता। तो देख लेते हैं, तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल द्वारा भारतीय नेताओं से वार्ता करने हेतु एक मिशन गठित किया। कारण क्या था? यहाँ पे आपका अगस्त प्रस्ताव आया जिसमें भारतीयों को एक तरीके से चूरन दिखाया गया था, तो भारतीयों ने उसका विरोध किया, वो असफल हो गया। उसके विरोध में भारतीयों ने अगस्त प्रस्ताव किया, यहाँ पे ये व्यक्तिगत सत्याग्रह किया। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह जब हो रहा है, यहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति असहयोग कर रहा है, लेकिन भारतीयों की बहुत ज़्यादा जरूरत है द्वितीय विश्व युद्ध में, इसीलिए यहाँ पर भारतीय नेताओं से वार्तालाप करने के लिए एक मिशन भारत भेजा गया, ठीक है। किसके द्वारा? ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल के द्वारा। तो यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है कभी कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, ठीक है, ध्यान रखना, विंस्टन चर्चिल। अब ये इस प्रस्ताव को आने का मेन रीज़न क्या है? भारतीयों से वार्ता करके उन्हें समझाना कि भैया हमारा सहयोग करो द्वितीय विश्व युद्ध में और हम आपकी मांगों को पूरा करेंगे। तो क्या क्या इसमें बात की गई थी उसको देखेंगे, उससे पहले देख लेते हैं कि क्रिप्स मिशन क्या है। तो देखें, जो ये क्रिप्स मिशन है, इसके अध्यक्ष थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, और इन्हीं के नाम पर इसे क्रिप्स मिशन कहा गया, पहली बात। दूसरा, ये क्रिप्स मिशन दिल्ली कब पहुंचा? ये प्रश्न कई बार बना हुआ है आधुनिक भारत में। तो 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन दिल्ली पहुंचा, ठीक है। क्रिप्स मिशन के साथ आधिकारिक वार्तालाप करने के लिए किसे नियुक्त किया गया था, पूछा जाएगा। तो कांग्रेस के जो आधिकारिक वार्ताकार रहे इस क्रिप्स मिशन से वार्ता करने के लिए, वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और मौलाना आज़ाद, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये जो मिशन है भारतीय नेताओं से वार्तालाप करने के लिए ही बनाया गया है। तो कौन करेगा वार्तालाप? हर कोई व्यक्ति जो कांग्रेस में शामिल है वो वार्तालाप नहीं कर सकता, इसीलिए इनके लिए नियुक्त किए गए कौन? जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद। ये भी यूपी पीसीएस में पूछा गया है पहले, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 30 मार्च 1942 को क्रिप्स प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, क्योंकि क्रिप्स मिशन जब भारत आया तो इन्होंने वह यहाँ पे वार्तालाप की, यहाँ के नेताओं से यहाँ पे सम्मेलन किया, और उसके बाद जो भी उनका निष्कर्ष निकला उसके लिए एक रिपोर्ट प्रस्तुत की इनने, ठीक है। यानी कि जो ये बना के लाए थे ब्रिटिशों के द्वारा कि भारतीयों के लिए ये प्रावधान किए जाएंगे, तो 30 मार्च 1942 को क्रिप्स प्रस्ताव जो है वो प्रस्तुत किया गया। क्रिप्स मिशन भारत कब पहुंचा पूछा जाता है, क्रिप्स प्रस्ताव प्रस्तुत कब किया गया ये भी पूछा जाता है। इसके प्रावधान देखें तो इसमें बात कही गई थी कि युद्ध के उपरांत नए संविधान की रचना के लिए निर्वाचित संविधान सभा का गठन किया जाएगा। जैसा कि मैंने बताया, इनने अगस्त प्रस्ताव में क्या कह दिया कि युद्ध के बाद डोमिनियन स्वराज्य इसे बना दिया जाएगा भारत को, यानी कि अधिराज्य बनाया जाएगा। तो इससे भारतीय नाराज हुए, इसलिए इन्होंने पहला पॉइंट यही रखा कि युद्ध के बाद संविधान की रचना कर सकते हैं भारतीय अपने लिए, और उसके लिए जो संविधान सभा बनेगी वो संविधान सभा निर्वाचित सदस्यों से बनेगी, ठीक है। अभी भी ये क्लियर नहीं हुआ है कि अब केवल भारतीय निर्वाचित होंगे या उसमें ब्रिटिश भी होंगे, और ब्रिटिश होंगे तो कितने होंगे, ठीक। अगला पॉइंट देखें, प्रांतों को संविधान को स्वीकार करने या अपने लिए अलग संविधान निर्माण की स्वतंत्रता होगी। ये एक डिसएडवांटेज था इसका। इन्होंने साफ साफ कह दिया कि भैया जो यहाँ पे देसी रियासतें हैं या जो प्रांत हैं वो चाहें तो इस संविधान को स्वीकार करें, चाहें तो नहीं करें। तो एक तरीके से विभाजन की नीति हुई, ठीक है, फूट डालो और राज करो वाली। अब कोई भी प्रांत क्यों किसी देश के अधीन आना चाहेगा, वो अपना स्वतंत्र राज्य करना चाहेगा। इतना तो इन सबको पता था, ठीक है। यहाँ के नेता भी ये चीज़ समझ चुके थे। दूसरा, युद्ध के बाद एक ऐसा भारतीय संघ स्थापित किया जाएगा जिसे पूर्ण उपनिवेश का दर्जा प्राप्त होगा। अब यहाँ पर फिर से बात की है उपनिवेश की,
ठीक है, यानी कि डोमिनियन अधिराज्य लेकिन पूर्ण उपनिवेश। कहने का मतलब है कि सारे के सारे कानून जो है भारतीयों की मर्जी से और यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है, सामाजिक स्थिति है, उसके आधार पर ही बनेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो उत्तरदायी होंगे ब्रिटिश संसद के लिए। तो अभी भी इनने पूर्ण उपनिवेश का ही दर्जा दिया है। ठीक, तो ये भी एक डिसएडवांटेज रहा जिसके कारण ये फेल हुआ। फिर आगे देखें, मुस्लिम लीग को भारतीय संघ को स्वीकार करने अथवा न करने की स्वतंत्रता होगी। अब यहाँ मुस्लिम लीग का इनने सपोर्ट कर लिया, क्योंकि पिछली बार मुस्लिम लीग ने अगस्त प्रस्ताव का विरोध किया, क्योंकि विभाजन की मांग को ठुकरा दिया था उसने। ठीक है, तो यहाँ पर इनने हल्का फुल्का एक तरीके से उसको सपोर्ट किया कि हाँ भैया, विभाजन के लिए आप आंदोलन कर सकते हो। तो इन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग चाहे तो भारतीय संघ में शामिल हो, चाहे तो इसके जो है अपनी अलग स्वतंत्रता की मांग कर सकते हैं। अगला देखें, नए संविधान के निर्माण तक भारत की रक्षा का दायित्व ब्रिटिश सरकार पर ही होगा, और मुस्लिम लीग तथा कांग्रेस ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। कारण ये था कि यहाँ पर जो है भारत के विभाजन की बात कही गई थी, और मुस्लिम लीग के लिए जो मुस्लिम लीग चाह रही थी कि अलग पाकिस्तान बने, तो उसको क्लियरली यहाँ पे मेंशन नहीं किया था। ठीक है, इसीलिए दोनों ने ही, मुस्लिम लीग हो या कांग्रेस, दोनों ने ही इसका विरोध किया। कांग्रेस का विरोध करना बहुत इंपॉर्टेंट रहा यहाँ पर। कांग्रेस ने साफ कहा कि भैया ये क्या चाहते हैं कि भारत का विभाजन होकर दो अलग अलग राष्ट्र बन जाएं या फिर भारत में फूट पड़े, इसलिए हम इसका सपोर्ट नहीं करेंगे। तो गांधी जी ने इस प्रस्ताव के बारे में एक कथन कहा था कि यह एक टूटते हुए बैंक के नाम उत्तर दिनांकित चेक है, यानी कि इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा गया। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि किसे गांधी जी ने किस प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी थी, तो ये आपका यही क्रिप्स प्रस्ताव है। ठीक है, और साथ ही साथ डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया ने इसे अगस्त प्रस्ताव का ही परिवर्तित संस्करण मात्र कहा है। ठीक है, क्योंकि अगस्त प्रस्ताव में भी सेम बातें कही गई थी, इसमें भी लगभग वैसी बातें कही गई, पूर्ण स्वराज्य न देकर डोमिनियन स्टेट का दर्जा। ठीक है, फिर इसके बाद आया आपका भारतीयों का टर्न। तो भारतीयों ने भारत छोड़ो आंदोलन यहाँ पे शुरू कर दिया। अंग्रेज बिल्कुल नहीं मान रहे हैं, और अंग्रेज़ों पर अभी थोड़ा सा मुसीबत आई हुई है, विश्व युद्ध चल रहा है, अंग्रेज़ों को भारतीय सहयोग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, व्यक्तिगत सत्याग्रह यहाँ पर चल रहा है। तो इस बात का फ़ायदा उठाया भारतीय नेताओं ने कि अंग्रेज हमारी मांग को किसी भी तरीके से नहीं मान रहे हैं। क्रिप्स मिशन लाए, उसमें भी वही बात कह रहे हैं, तो हम क्या करें, अभी अगर आंदोलन करें तो अंग्रेज जो सत्ता है यहाँ पर थोड़ी सी कमज़ोर हो रही है अभी, तो हम जीत सकते हैं, हमें आज़ादी मिल सकती है। इसीलिए भारत छोड़ो आंदोलन यहाँ पर चलाया गया। ठीक है, और ये बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले किया इसने भारत को आज़ाद कराने में। तो देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन में क्या क्या महत्वपूर्ण फैक्ट आते हैं उनकी बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भारत छोड़ो जो प्रस्ताव था कब पारित किया गया, तो 14 जुलाई 1942 को। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण डेट है, कई एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है। 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित हुआ। अभी इसका अनुमोदन नहीं हुआ है, इसको मान्यता नहीं मिली है, केवल भारत छोड़ो का जो प्रस्ताव है वो पारित हुआ है। कब? 14 जुलाई 1942 को। ठीक है, इसके बाद अंग्रेजों भारत छोड़ो जो प्रस्ताव है इसका अनुमोदन कब होता है? इसका अनुमोदन किया जाता है 8 अगस्त 1942 को। ठीक है, और ये जो बैठक थी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक थी। ठीक है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, ये बैठक आयोजित की गई थी ग्वालियर टैंक मैदान मुंबई में। ठीक है, यहाँ पर आपका कांग्रेस की पहली बैठक भी आयोजित की गई थी ग्वालियर टैंक में, तो वहीं पे ये बैठक आयोजित हुई, जिसमें अगस्त प्रस्ताव जो है, ये जो आपका भारत छोड़ो प्रस्ताव जो है इसको अनुमोदित कर दिया गया 8 अगस्त को, और इसी के अगले दिन 9 अगस्त को फिर शुरू हो जाता है। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन, और इसकी अध्यक्षता पूछी जाती है तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहे इस कांग्रेस अखिल भारतीय जो कांग्रेस समिति थी इस बैठक के अध्यक्ष है। ठीक है, इस अधिवेशन में अंग्रेजों भारत छोड़ो का जो प्रस्ताव है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था, जबकि सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इसका समर्थन किया गया। ये प्रश्न पूछा जा चुका था, तो मैंने सेम लैंग्वेज में यहाँ पर इसको डाल दिया है। ठीक है, जो अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव है किसके द्वारा पेश किया गया या प्रस्तावित किया गया, और किसके द्वारा इसका समर्थन किया गया पूछा जाता है। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तावित है, सरदार वल्लभ भाई के द्वारा समर्थित है। ठीक है, इसी सम्मेलन में 8 अगस्त 1942 जो सम्मेलन हुआ है ग्वालियर टैंक मैदान मुंबई में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में, इसी सम्मेलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। ये प्रश्न भी बन चुका है। ठीक है, आंदोलन की शुरुआत अगले ही दिन 9 अगस्त 1942 को हुई, और अगस्त में होने के कारण इसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। अब ध्यान रखना, अगस्त प्रस्ताव और अगस्त क्रांति दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ये प्रश्न पहले बन चुका है मैच करने में। ठीक है, मैच द फॉलोइंग वाले में, जैसे अगस्त क्रांति कब हुई, अगस्त आंदोलन या अगस्त प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया था, तो इस तरीके से 4 ऑप्शन देगा आपको और उनके सामने उनका मिलान करने के लिए आएगा। तो उसके लिए ये महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। दिल्ली चलो आंदोलन किसे कहा जाता है, ये सब याद रखने। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद चलो आज की वीडियो में हम इतना ही कवर करेंगे।
ये हम 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन तक पहुंच चुके हैं। अब 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बाद आपका आ जाएगी वेवेल योजना, शिमला सम्मेलन, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे और 1947 के भारतीय जो स्वतंत्रता अधिनियम था उसके पारित होने तक चलेंगे। तो ये थी पृष्ठभूमि का पहला पार्ट, जिसमें हमने देखा कि कैसे यहाँ पे परिस्थितियाँ बदल रही हैं और भारतीय स्वतंत्रता के जो एक तरीके से ललक है वो आगे बढ़ रही है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू।